से कौन सा था 2023 24-25 में 34 पुरस्कार साहित्य संबंधित पुरस्कार हैं, पहले उसकी फिर चर्चा करते हैं। जो दिया गया यहाँ तक कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार सुनील शुक्ला को मिला है। उनका कविता का नाम है, कविता जो उनका लघु कथा था उनका नाम है 1/12 मिला है। और साहित्य युवा पुरस्कार मिला है पार्वती तिर्की को मिला है। ये इनका है उगना, ठीक है। अंत तक के बात करें तो 24 भाषाओं में दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार, और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक। आगे है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी 2024, तो ये मिला है गगन गिल को मिला है। कहानी उनका है जब तक कई आई बार, ठीक है, उनको मिला है। और वही 2023 में मिला था संजीव को मिला था, मुझे पहचानो दुनिया वालों, किनको संजीव को मिला था 2023 का कविता हिंदी के लिए। मैथिली भाषा का देख लेते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किनको, तो महेंद्र मंगलिया को मिला है। महेंद्र मंगलिया को मिला है। ये अथी है निबंध, उनका निबंध है प्रबंध संग्रह निबंध है महेंद्र मंगलिया को। उनको 2024 का साहित्य पुरस्कार मिला है मैथिली भाषा के लिए। वहीं 2023 के बाद करेंगे तो बासुकीनाथ झा को मिला था, और ये बौद्ध संकेत के लिए मिला था। लेकिन 2023 वाला 2024 वाला जो मिला है मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मंगलिया को निबंध प्रबंध के लिए। अगला अंग्रेजी भाषा का किसको मिला है उपन्यासकार, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो ये स्टर्लिन कीरे, ठीक है, स्टर्लिन कीरे उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए मिला है उसको, ठीक है। वही 2023 की बात करेंगे तो ये नीलम शरण गौर को मिला था रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए मिला था। ऐसा नहीं था। फिर इसको देख लेते हैं पुरस्कार ही कौन सा हिंदी के लिए जो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में गगन गिल को मिला है। जब तक आई बाहर के लिए मिला था। 2023 में मिला था संजीव को, मुझे पहचानो वाला के लिए। और साहित्य भाषा को मिला है महेंद्र मंगलिया को, उनका जो निबंध है वो प्रबंध संग्रह है। वहीं 2023 की बात करें तो बासुकी झा को मिला था बौद्ध संकेत के लिए मिला था। अंग्रेजी भाषा के मिला है स्टर्लिन कीरे को मिला है स्पिरिट नाइट्स के लिए। वहीं 2023 में मिला था अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए मिला था। अगला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, और यहाँ जो है 2024 के, दोनों को याद करना है, तुलना के रूप से याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। विजेता बात करें 2025 में जो मिला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मैन बुकर होता है मेन पुरस्कार, वो होता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये मैन बुकर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं हम लोग, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय है। तो विजेता कौन है, तो ये विजेता है बानू मुश्ताक, जो भारत के बानू मुश्ताक जीते थे। 2024 में जीते थे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एनी बेक जो जर्मनी के थे। मैंने ये याद रखना है कि 2025 में किनको मिला है, तो बानू मुश्ताक को मिला है। उनके कृति का नाम है हार्ट लैम्प, ठीक है, कन्नड़ कहानी है ये, हार्ट लैम्प के लिए मिला था, ठीक है। जबकि जो 2024 के जो विजेता थे उनका पुस्तक नाम था कैरोस, ठीक है। मैंने याद रखना है हार्ट लैम्प के बारे में, 2025 में मिला इनको। अनुवादक की बात करें तो यहाँ दीपा भास्ती है जो अनुवादक है किसका, जो हार्ट लैम्प का अनुवादक किए हैं दीपा भास्कर की है। जबकि जो कैरोस का अनुवादक थे माइकल हॉफमैन थे, ठीक है। अंत तक की बात करें तो पहली कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार चुनेगी, पहली ऐसे कन्नड़ कृति है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला है कि बुकर पुरस्कार हम से पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हो गया मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय, बस यही याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय इसका याद रखना, स्टडी मैन इसका अंतर करता है। अंतर्राष्ट्रीय में विजेता कौन बनी है 2025 के, तो बानू मुश्ताक बने, भारत की है। उनका कृति का नाम है हार्ट लैम्प। अनुवाद कौन कहता है उसको, दीपा भास्ती अनुवाद किए थे, और कन्नड़ की पहली थी, इतना दम याद होना चाहिए हर हाल में। अगला है बुकर पुरस्कार, ये देखिए बुकर पुरस्कार आ गया। बुकर पुरस्कार 2023-24 की भी तुलना कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता हैं वो संगथा हार्वे जो ब्रिटिश लेखक है, ठीक है। वहीं 2023 में मिला था पॉल लिंच को मिला था, आयरिश लेखक थे वो,
ठीक है। अगला है कि कृति, उनका नाम क्या, ऑर्बिट्स कृति का नाम है। कि जो संस्था है, संस्था जो उनका हार्वे उनका पुस्तक लिखा है ऑर्बिट के लिए मिला इसको कौन सा पुरस्कार था, बुकर पुरस्कार। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। मेरा अंतर वही होता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं लगा हुआ, सिर्फ बुकर पुरस्कार है। तो ये हो गया, संस्था हार्वे को मिला है जो ऑर्बिट्स के लिए मिला है, ठीक है। और पॉल लिंस को मिला था 2023 में, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला था। अंत की बात करें तो ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 वर्षीय यात्रियों के जीवन पर वर्णन करता है। जो ऑर्बिट से लिखा हुआ है ऑर्बिटल, 6 वर्ष में रहे थे अंतरिक्ष यात्री, उसके ऊपर वर्णन करता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगला है जेसी साहित्य पुरस्कार 2024, जेसी साहित्य पुरस्कार 2023। जो विजेता कौन है 2024 वाला का, तो यह है उपमन्यु चटर्जी, ठीक, उपमन्यु चटर्जी हैं, ठीक है। उनका पुस्तक का नाम है लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। लॉरेंजेज सर्चेज फॉर द मीनिंग लाइफ का है, इनका पुस्तक है, कृति का नाम है किनका, उपमन्यु चटर्जी का, जिनका जेसी साहित्य पुरस्कार मिला 2024 के लिए। 2023 की बात करेंगे तो किनको मिला था, तो पारुल मुरुगन को मिला था, तमिल लेखक थे, फायर बर्ड के लिए मिला था इनको, ठीक है। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस तरफ। हाँ, सरस्वती सम्मान 2024 जो 34वें क्रम का था, 2023 में 23वें क्रम का था। ये आसान है, 23वां में 23, 24वां में 24। अब पढ़ते हैं कि 24वां किनको मिला है जो, तो विजेता है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। साधु भद्रेश दास याद रखिएगा, साधु भद्रेश दास को मिला है कौन सा, सरस्वती सम्मान 2024 का। उनका कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत गुण, स्वामी नारायण सिद्धांत गुण संस्कृत का किताब है इनको, उनको मिला ही सरस्वती सम्मान 2024 मिला है। 23 की बात करेंगे तो प्रभा वर्मा को मिला था मलयालम भाषा के लिए, और रौद्र सात्विक पुस्तक का नाम था उनका, ठीक है। रौद्र सात्विक नोवेल था उनका। अगला है कि व्यास सम्मान 2024 के 34वां, और व्यास सम्मान 2023 में 23वां था। जो 2024 में व्यास सम्मान है वो विजेता कौन है, तो सूर्यबाला, कौन है, सूर्यबाला हिंदी लेखक है। उनका कृतिक है कौन देश को वासी बेनू की डायरी, कौन देश को वानू बेनू की डायरी। वहीं 2023 की बात करेंगे तो पुष्पा भारती थी, यादें और यादें, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे पढ़ लिए कौन सरस्वती सम्मान पढ़ लिए और व्यास सम्मान पढ़ लिए। फिर से पढ़ते हैं। जो सरस्वती सम्मान मिला है, याद रखिएगा, याद करने का तरीका बताते हैं। सरस्वती मिला है साधु को, ठीक है, सरस्वती मिला है सरस्वती, से साधु मिला है। उनका पुस्तक नाम है सिद्धांत, कौन सिद्धांत, से स्वामी सिद्धांत, स 3 गो सा आ जाएगा, स, ठीक है। सरस्वती सम्मान साधु को मिला है, और स्वामी उनका पुस्तक का नाम है स्वामी नारायण पुस्तक के लिए, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यास की बात करें तो 2024 में व्यास है जो सूर्यबाला हिंदी के कौन देश के वासी गाना गाते हुए व्यास सम्मान प्राप्त कर ले, कौन, सूर्यबाला। अगला है पढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 59 के क्रम का है, 59 क्रम का है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 था जो 58वां क्रम का था। तो इस बार जो मिला 2024 में, 2024 वाला मिला है उनको विनोद कुमार शुक्ला है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है, कौन, विनोद शुक्ला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहला लेखक हैं। 2024 के 59वां इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वही 2023 के पूछा गया, या फिर 3 पूछ के पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 किसको मिला है, तो ये होगा गुलजार को मिला था, ठीक है। गुलजार और 2 गो थे, वो जगत भद्राचार्य जो रामाचार्य है संस्कृति का, उनको भी मिला था, ठीक है। अगला है प्लित्जर पुरस्कार 2025। जो प्लित्जर होता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला मतलब घर, बिल्डिंग, पुल जो निर्माण करता है उसको अच्छे क्षेत्र में दिया जाता है। उसमें मिला है 2025 के लिए लिऊ को मिला है, लिऊ जियाकू चाइना के, उसको मिला है प्लित्जर पुरस्कार, ठीक है। वहीं पुलित्जर करते हैं तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित होता है। इसको वाशिंगटन पोस्ट को मिला है ब्रेकिंग न्यूज़ और रिपोर्टिंग के लिए, और द वॉल जर्नल है उसको नेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है, ठीक है। नेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला किसको, द वॉल जर्नल को। अब ब्रेकिंग न्यूज़ ना, ब्रेकिंग न्यूज़, तो वैसे ब्रेकिंग अब्बा से वाशिंगटन मिला है पुलित्जर पुरस्कार। यह है प्लित्जर पुरस्कार है, प्लित्जर मिला है, जो मिलता है वास्तुकला के क्षेत्र में। और इस बार मिला है 2025 के लिऊ जियाकुन को मिला है, जो चाइना की है,
अगला पढ़ते हैं अन्य पुरस्कार के बारे में। इंदिरा गांधी शांति सशक्तिकरण व विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? वेरोनिका मिशेल बिचेट जेरिया को चुना गया है। ठीक है, मिशेल बिचेट याद रखिएगा। कौन सा? मिशेल बिचेलेट्स को मिला है 2024 का इंदिरा गांधी शांति सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ठीक है, मिचेल बेस्टेक को, जो कहाँ के? चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कौन सा काम किए हैं? तो उन्होंने लैंगिक समानता और कमज़ोर आबादी के अधिकार को वकालत किए हैं। ठीक है, कि लैंगिक समानता स्थापित किया जाना चाहिए, जो कमज़ोर आबादी है उसका अधिकारों को रक्षा करना चाहिए। इस पर काम करने के लिए जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बिचेलेट को इंदिरा गांधी शांति सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। अब याद हो गया होगा। अगला कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको मिला? नरेंद्र मोदी को मिला है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को आविष्कार दिया गया है कि आप जो अल्पसंख्यक का उत्थान कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र ने पुरस्कार दे दिया। कौन सा पुरस्कार दिया? मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड दे दिया नरेंद्र मोदी को। बहुत VVI क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगला है कि केरल के कोझिकोड में आयोजित एक समारोह के प्रसिद्ध लेखिका सारा जोसेफ को 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? सारा जोसेफ को दिया गया है। ठीक है, सारा जोसेफ को मिला है मातृभूमि पुरस्कार, इतना याद रखना है। अगला है कि चित्रकला के क्षेत्र में योगदान देने हो तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में कालिदास सम्मान किसको दिया है? तो ये दिया है रघुपति भट्ट को मिला है कालिदास पुरस्कार मिला है रघुपति दास को, जो MP सरकार देता है, ये भी याद रखिएगा। सितंबर 2024 में सिंगापुर में नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारत मूल के प्रख्यात प्रशांति राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा नाइन यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? इतना याद रखना है। तो ये मिला है किनको? ये प्रख्यात राम को मिला है। ठीक है, प्रख्यात प्रशांति राम को मिला है। उनका पुस्तक नाम क्या था? 9 यार्ड साड़ी था। बस 3 ही याद रखना है, बाकी कहाँ का था, कहाँ मिला, कुछ नहीं। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार, ठीक है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ये प्रशांति राम को मिला है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का था 9 यार्ड साड़ी होता है 9 यार्ड लंबा, उस पर लिखे थे ये। अगला है कि ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? उषा ठाकुर को मिला है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 वाला किसको मिला है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला। देखो ला हो गया पूरा। कौन हो गया? पेन प्रिंटर लेला। ये कहाँ की है? तो सूडानी स्टॉकिस्ट लेखिका ही है। कौन सा? लीला अबू लेला। अगला है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में मिला था, दुहाती रॉय को दिया गया था। 2024 में मिला था, लेकिन 25 में लीला अबू लेला को मिला है। अगला है कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है। विश्व साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ममता जी सागर को मिला है, जो कन्नड़ लेखिका है। ठीक है, विश्व साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ममता जी सागर को मिला है, कन्नड़ लेखिका है, इतना याद रखना है। रस्की बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है। जो साहित्य अकादमी का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, वो रस्किन बॉन्ड को मिला है। किसको मिला? रस्किन बॉन्ड को कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए खेल में आ जाते हैं। खेल पुरस्कार कौन देता है? तो ये केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय योगदान करने वाले खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2024 में कुल 47 खिलाड़ियों को वितरित किया गया है। कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद की बात करें, इसको बोलते हैं खेल रत्न पुरस्कार भी। पूर्व नाम इसी का था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी कुल राशि 25 लाख रुपया भी है। कितना? 25 लाख मिलता है इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। अगला है कि इसमें मिला किसको? डी गुकेश को शामिल किया गया है। उसके बाद परवीन कुमार को, हरमनप्रीत को और मनु वाकर को। फिर से देखते हैं, जो डी गुकेश से शतरंज खेलता है उसको ध्यानचंद अवार्ड्स के लिए शामिल किया गया है। परवीन कुमार जो पैरा एथलीट हैं,
जो उनको भी शामिल किया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए। और हरमनप्रीत कौर को भी हॉकी खेलते उनको शामिल किया गया था। मन्नू भाकर को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसमें शामिल किया गया था, नहीं किया गया, इसका प्रकाशन नहीं हुआ था, उससे पहले ही विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, मन्नू भाकर इसलिए याद रखिएगा, याद करना आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि मन्नू भाकर चर्चा में आ गई थी, क्योंकि इनका नाम ऐसा बोला जा रहा है कि इनका नाम लिस्ट में नहीं है। ठीक है, कुल 4 लोगों को मिला था। ठीक है, डी गुकेश और परवीन कुमार को, हरमनप्रीत सिंह को और मन्नू भाकर को, कुल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। और अगला है कि अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपये दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख दिया जाता है। 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला। कितना? 32 खिलाड़ियों को अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। देख सकते हैं खेल और खिलाड़ी का नाम किन किन से मिला है। जो तो एथलीट से मिला है टोटल 2 आदमी को होती है ज्योति सुश्री ज्योति याजी को मिला है और सुश्री अन्नू रानी को मिला है। याद रखिए, अन्नू रानी को मिला है और ज्योति याजी को मिला है। याजी को मिला कौन सा? एथलीट में मिला है, खेल से अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला है मुक्केबाजी में मिला है 2 को, नीतू को मिला है और सुबीटी को मिला है। नीतू और सुबीटी हैं जो मुक्केबाजी में इनको मिला है अर्जुन अवार्ड। अगला शतरंज में किनको मिला है? तो ये बंतिका अग्रवाल को मिला है। बंतिका अग्रवाल को शतरंज में मिला है। हॉकी की बात कर लें तो सलीम टेट्टे को मिला है और श्री अभिषेक को मिला है, संजय को मिला है और जर्मन प्रीत कौर को, प्रीत को मिला है और सुखजीत को भी मिला है। ठीक है, कुल कितना हुए? 1 2 3 4 5 6 को मिला है हॉकी में खाली। सलीम टेट्टे, अभिषेक, संजय, जर्मन प्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को मिला है हॉकी में। आगे आते हैं तीरंदाजी में किसको मिला है? पहला तीरंदाज कौन है? तो ये राकेश कुमार है। पहला तीरंदाज है राकेश कुमार, उसको मिला है। पहला एथलीट की बात करें तो पहला एथलीट में मिला है प्रीति पाल को, दीप्ति जीवंती को, अजीत सिंह को मिला है, सचिन सरजेव राव को खिलाड़ी को मिला है और श्री धर्मवीर को मिला है और परवीन सुरमा को मिला है और होकाटो सेमा को मिला है और सिमरन को मिला है और उसके बाद नवदीप को मिला है। इतना को क्या मिला है? पहला एथलीट में सारा का सारा जो जीते थे गया थी अवार्ड क्या चीज़ में? पहला एथलीट में, सब एथलीट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन कौन? प्रीति पाल हो गया और हो गया दीप्ति जीवंती, अजीत सिंह, सचिन सरजेवर खिलाड़ी, सचिन खिलाड़ी याद रखिएगा, सचिन खिलाड़ी को मिला था और धर्मवीर और परवीन सुरमा और होकाटो सेमा और समनजीत को मिला था और नवदीप को मिला था। छोटा जो था नवदीप भाला फेंकते थे, उनको मिला था ये। पैरा बैडमिंटन की बात करें तो नीतीश कुमार। अगला है तुलसी माथी मुर्गसेन को मिला है, याद रखिए मुर्गसेन को मिला था और नित्या को मिला है और सुमित सिवान को मिला है और मनीषा रामदास को मिला है। पैरा बैडमिंटन के लिए मिला था। और जूडो में है, पैरा जूडो में कौन है? कपिल परमार, याद रखिएगा सिंगल आदमी है, इनको मिला है पैरा जूडो में कपिल परमार को। आगे आते हैं पैरा निशानेबाज कौन थे? तो मोना अग्रवाल और रुबीना फ्रांसीसी है जो पैरा निशानेबाज हैं, उनको मिला है कौन सा पुरस्कार? तो अर्जुन अवार्ड मिला है मोना अग्रवाल को और रुबीना फ्रांसीसी को। कौन सा खेल खेलते हैं ये? तो पैरा निशानेबाज खेल खेलते हैं। अब निशानेबाज में मिला कौन सा? तो ये स्वप्निल कुशाले को मिला था और सरबजोत को मिला था, याद रखिएगा। स्वप्निल कुशाले, ये नहीं याद करना है, स्वप्निल कुशाले याद रखिए खाली, इतना याद हो जाएगा। स्वप्नील होना चाहिए, सब पील लिखा, स्वप्निल कुशाले को सरबजोत को मिला था। अगला स्क्वैश में अभय सिंह को मिला, स्क्वैश खिलाड़ी हैं अभय सिंह को मिला है। तैराकी में साधन प्रकाश को मिला है और कुश्ती में है अमर सहरावत, है। तो नाम ही सुना रखिएगा, ऑप्शन छाट लीजिएगा। कोई नया नाम ऐसा आपको लगेगा तो लगेगा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस नाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 1 से 2 बार। अगला है कि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम मतलब कि लाइफ टाइम के लिए मिल रहा था, ज़्यादा नहीं मिलेगा, 15 लाख मिलता है। वही पूछेगा कि नियमित रूप से कितना मिलता है? 10 लाख मिलता है, कम मिलेगा बस। और बहुत अच्छी मानी कहती है, ऑब्वियसली बात है, ऐसा होना चाहिए। अगला है कि इसके तहत कुल 2 व्यक्तियों को चुना गया था। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड जब चुना गया था, 2 व्यक्तियों को चुना गया था। ये लाइफ टाइम मिलता है किसको? जो किसी कोच को मिलता है या जो ट्रेनिंग करवाता है उसको मिलता है। ठीक है, इसमें श्री एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन के ट्रेनर है उसको मिला था। ठीक है, और अगला है श्री
अरमांडो एग्रेलो कालाको फुटबॉल कहती है उसको मिला था, ये 2 को मिला था। फुटबॉल को मिला, बैडमिंटन को मिला है। बैडमिंटन में मिला था मुरलीधरन को, और यहाँ ज़्यादा रखिएगा जो फुटबॉल में है वो अरमांडो एग्रोलो को मिला है, एग्रोलो को मिला है। ठीक है, अगला दोनों से लाइफ टाइम अचीवमेंट में देख लेते हैं। इसमें लाइफ टाइम में 3 व्यक्ति को चुना गया है। पहला है कि सुभाष राणा को चुना गया है पैरा निशानेबाजी के लिए, और दीपाली देशपांडे को चुना गया है, दीपाली देशपांडे को चुना गया निशानेबाजी के लिए। ठीक है, अगला है कि संदीप संगवान को हॉकी के लिए चुना गया है, संदीप संगवान को हॉकी के लिए चुना गया है। ये भी सब क्या ट्रेनिंग देते हैं खिलाड़ियों को। ठीक है, तो नियमित में 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? सुभाष राणा और दीपाली देशपांडे और संदीप संगवान है। तो वहीं पूछेगा लाइफ टाइम में तो 2 गो है, मुरलीधरन और अरमांडो एग्रेलो है, तो इसको मिला है फुटबॉल के लिए, ये 2 गो हो गया। लाइफ टाइम के लिए 3 गो मिला है, नियमित से नहीं मिला है। अगला नोट पढ़ लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। एक सुचिता सिंह एथलीट हैं, और मुरलीकांत राजा राम पटकर जो तैराकी है उसको मिला है। ठीक है, क्या है? अर्जुन अवार्ड में लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को मिला है। VVI क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि अर्जुन अवार्ड याद कर लिया। अर्जुन में लाइफ टाइम श्रेणी में किसको मिला है? तो 2 आदमी को मिला है। तो कौन कौन मिला? सुचेता सिंह को, और मिला मुरलीकांत को मिला है। ठीक है, सुचेता सिंह और मुरलीकांत को मिला है अर्जुन पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। ठीक है, कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया था। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिलता है? तो कोई अर्थी को मिलता है। तो इस बार मिला था फिजिकल जो एजुकेशन एंड फाउंडेशन इंडिया है उसको मिला ये। अगला आता है पद्म पुरस्कार के बारे में। बहुत VVI 3 गो पद्म पुरस्कार होता है। पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है। ठीक है, पहली बार इसको 1954 में प्रदान किया गया था। 2015 में कुल 139 पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं। कुल 139 पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं। ठीक है, कितना? 139 पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं। इसमें से जो 7 गो हैं पद्म विभूषण है, 7 गो हैं जो पद्म विभूषण है, 19 गो हैं जो पद्म भूषण है, और 113 गो हैं जो पद्मश्री है। कुल मिला के 139 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि फिर से रख लेते हैं। पद्म विभूषण हो गया जो 7 लोगों का, पद्म भूषण हो गया 19 लोगों का, पद्मश्री 113 लोगों को दिया जाता है। जिसमें से 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी NRI है, और 13 गो मर चुके हैं। उनका 13 का फेरा लग चुका है, मर चुके हैं 13 गो। ठीक है, 23 महिलाएं हैं। कितना? 23 महिलाएं, 10 गो विदेशी को मिला है। देख लेते हैं पद्म विभूषण के बारे में। इसको याद होना चाहिए पद्म विभूषण किनको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं कौन कौन मिला है। जो पहला है श्री दुबूर नागेश्वर रेड्डी याद रखिए। नागेश्वर रेड्डी कौन सा? दावा क्षेत्र में तेलंगाना से संबंध रखते हैं। इनको मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। नागेश्वर रेड्डी दावा क्षेत्र में तेलंगाना को मिला है। ठीक, न्यायमूर्ति जगदीप सिंह खेहर को सार्वजनिक मामले में चंडीगढ़ से संबंधित हैं, ये इनको मिला है। ठीक है, और बाद है कि मुकुंदी राजकांत लखिया, याद रखना इतना याद रखना है। रजनीकांत लखिया को मिला है। कौन सा? कला के क्षेत्र में गुजरात के थे। रजनीकांत हीरो हैं लेकिन गुजरात के वो नहीं है, लेकिन याद कर सकते। रजनीकांत को मिला है जो कला से संबंधित है। अगला है कि श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला क्षेत्र में कर्नाटका के हैं, इनको मिला है। ठीक है, अगला है कि NT वासुदेवन नायर मरणोपरांत इसको मिला है। कौन सा? कहाँ के हैं? केरला के हैं। साहित्य और शिक्षा दोनों से संबंधित है। अगला है श्री ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। व्यापार उद्योग के हैं, जापान के हैं। जो सुजुकी कंपनी है उनसे संबंधित हैं। कौन सा? ओसामू सुजुकी। अगला है श्रीमती शारदा सिंह, जो मरणोपरांत मिला है वो बिहार के संबंधित हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित है। 7 लोगों को मिला था। फिर से याद करते हैं 7 लोगों को किनको मिला है। 7 लोगों में पहला मिला नागेश्वर रेड्डी को मिला है, और दूसरा में था जगदीप सिंह खेहर को मिला है, रजनीकांत लखिया को मिला है, चौथा में था लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला है, वासुदेव नायर को मिला है, मरणोपरांत इनको मिला है। ओ
ओसामू सुजुकी को मिला, मरणोपरांत भी मिला है। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत मिला। 3 व्यक्ति को नीचे वाले हैं, तीनों को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, कुल मिलाकर 7 व्यक्ति को मिल गया। कहाँ कहाँ के थे वो भी देख लिए थे। रेड्डी थे जो तेलंगाना के थे, जगदीश खैर थे जो चंडीगढ़ के थे, रजनीकांत लखिया थे जो गुजरात के थे, सुब्रमण्यम जो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम थे वो कर्नाटका के थे, और वासुदेवन नायर थे जो केरला के थे। ठीक है, और सुजुकी थे जो जापान के हैं, जापानी कंपनी सुजुकी है उनसे संबंधित है वो। इस तरीके से हो गया। अगला पढ़ते हैं पद्म भूषण विजेता क्षेत्र में, पद्म विभूषण के बारे में। इसमें सिर्फ देख लेंगे जो बिहार से संबंधित है उन्हीं की चर्चा करेंगे, इसमें ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। इसे बिहार से कौन है, वही हो गया बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो ये है कौन है, डॉक्टर श्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, श्री सुशील कुमार मोदी जो है जो अथी बाबा थे, उप मुख्यमंत्री थे बिहार का, उनको दिया गया था। बाकी इसमें से पूरा याद नहीं करना है, पूरा याद भी नहीं होगा, पढ़ना ही बेकार हो जाता है। ठीक है, अपना अपना स्टेट है देख लीजिएगा। दिल्ली से यहाँ है, दिल्ली वाला देख लीजिएगा। केरला है, यूपी में किनको किन मिला, यूपी वाला देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। अगला है कि कुल 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, 113 को किया गया है। इसमें भी देख लेते हैं जो बिहार का कौन कौन है, इसके बारे में देख लेते हैं कि बिहार के कौन है। जो ये श्री हेमंत कुमार हैं, बिहार से संबंधित हैं, जो चिकित्सा के जो दावा उपार हैं। बाकी कोई श्री किशोर कुणाल हैं, जो उनको मरणोपरांत मिला है, जो पटना में जो अथी महावीर मंदिर है उनका अथी थे ये। ठीक है, इतिहास थे ट्रस्ट का। तो बिहार से कौन, हेमंत कुमार दवा में चिकित्सा क्षेत्र में, और किशोर कुमार को मिला है। ठीक है, श्रीमती निर्मला देवी भी कला क्षेत्र से संबंधित लगती है, उनको भी मिला है। ठीक है, इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। इसमें भी जो देखिए थोड़ा थोड़ा ही दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2024-25 में फिल्म से संबंधित पुरस्कार। अब फिल्म में देख लेते हैं कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय में पहला है ऑस्कर। ऑस्कर याद रखना है कौन सा क्रम का था, तो 97 में ऑस्कर था ये। ठीक है, लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था 2025 97 में ऑस्कर अवार्ड 2025 लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। सबसे फिल्म की बात करें, सबसे फिल्म होगा अनोरा। निर्देशक की बात कर रहे तो हो जाएगा शॉन बेकर, जो अनोरा फिल्म के लिए है, शॉन बेकर। के बाद अभिनेता की बात करें तो हो जाएगा एंड्रियन बॉन्डरी। ठीक है, एंड्रिया बॉन्ड। यह है द ब्रूस्ट लिस्ट के लिए पूछता है, बुस्ट फिल्म के लिए मिला इनको। अभिनेत्री की बात करेंगे तो ये गया माइकी मेडिसिन, मैंने एकदम जहर है ना, दवा है एकदम। कौन अभिनेत्री, माइकी मेडिसिन याद कर सकते हैं इसको ऐसे करके। ठीक है, अभिनेता में कौन था, एंड्रियन था। ठीक है, निर्देशक बोलेगा तो शॉन बेकर हो जाएगा नोरा फिल्म के लिए। नोट लिखा है कि 97 में ऑस्कर अवार्ड 2025 में भारतीय जो फिल्म था अनुज सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। और भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज भेजा गया था। ठीक है, भारत की ओर से जो लघु फिल्म है अनुज को भेजा गया था, भारतीय फिल्म के रूप में लापता लेडीज़ को भेजा गया था। ठीक है, श्रेणी देखते हैं कौन सा, और इसमें पढ़ना है जो 82वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, और अगला है कि 78वां बाफ्टा पुरस्कार। दोनों को दोनों एक के साथ में कर दिया है। ठीक है, कौन सा फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक है जो। तो 82वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में जो फिल्म है उसका है द ब्रूस्ट लिस्ट के लिए मिला है। द ब्रूस्ट लिस्ट के मिला है। अभिनेता है एंड्रियन बॉन्डरी को मिला है। अभिनेत्री की बात करेगा तो यहाँ पर अभिनेत्री चेंज हो जा रहा है, फर्नांडा टोरस है, फर्नांडा टोरस को मिला अभिनेत्री के रूप में। और निर्देशक भी चेंज हो गया यहाँ पर, कौन सा है, ब्रेडी कॉर्बेट है, ब्रेडी कॉर्बेट है। किसके लिए, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सबसे बेहतर कौन सा था, द ब्रूस्ट लिस्ट था। अभिनेता तो इसमें वही अभिनेता सब में अथी में क्वचित ऊपर में ऑस्कर हो गया, चाहे गोल्डन ग्लोब हो गया, चाहे बाफ्टा हो गया, सारा में अभिनेता सेम है। ठीक है, लेकिन फिल्म चेंज होता चला गया है। अगला है कि फिल्म इसमें कौन था, ये ऑस्कर में 82वां गोल्डन ग्लोब में फिल्म था ब्रूस लिस्ट, और अभिनेता हैं एंड्रिया ब्रॉन्डी, और अभिनेता हो गया, अभिनेत्री यहाँ पर ही हैं फर्नांडा टोरस है। जबकि निर्देशक की बात करें तो ही ब्रेडी कॉर्बेट है। और अब आता है 78वां बाफ्टा नंबर था, 78वां था 2025 में फिल्म कॉन्क्लेव को दिया गया था फिल्म। और अभिनेता तो सेम वही रहेंगे, सारा में अभिनेता एक ही चिपकाना है बिना कन्फ्यूजन का, नो कन्फ्यूजन।
सबके द्वारा मारना एंड्रिया मारना है, एंड्रीन मारना है, ठीक है। जबकि यहाँ अभिनेत्री चेंज हो गया, ये हो गया कौन सा, ये मेडिसिन हो गया, माइकी मेडिसिन हो गया, ठीक है। अगला है यहाँ पर जो अभिनेता हैं अच्छा निर्देशक हैं वो ब्रांडी कॉनवेट को मिला, तो यहाँ अभिनेता दोनों के सेम है, जबकि ऑस्कर में अभिनेता कोई और है। अब जैसा निर्देशक कौन है, तो ये अपनी है शॉन बेकर है, ठीक है। इस प्रकार से कन्फ्यूजन दूर करना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, सारा हटाते हुए 2 बार और पढ़ लीजिए, दिक्कत होगा तो, लेकिन कन्फ्यूजन दूर रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड में भारतीय फिल्म द कुम्बाए स्टोरी को ट्रॉफी जीता या बाफ्टा में जीत हुआ था, ठीक है। अगला पढ़ते हैं 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, 2024 के लिए गोवा में होता है, ये गोवा में हुआ था, भी यहीं हुआ था। इस बार का थीम था कि युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, मैंने कि अब जो फिल्म निर्माता में है भविष्य है, जो युवाओं के, जैसे देख लीजिए कौन सा हो गया, सैयारा हो गया, एकदम भविष्य युवा बना एकदम जाके धुआं छोड़ा है, कमाई कर रहा है भी। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सबसे फिल्म है, फिल्म में कौन सा था, इसको टॉक्सिक था, ठीक है। तो लिथुआनिया की एक फिल्म है ये टॉक्सिक, इसको शामिल किया गया था, दिया गया कौन सा पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है टॉक्सिक के लिए से, ठीक है। सबसे फिल्म सीरीज कौन सा है, सबसे फेस्ट सीरीज है लंपट, लंपट मूर्ख नहीं, लंपट मराठी एक अथी वेब सीरीज है लंपट, उसको चुना गया है सबसे वेब सीरीज के रूप में। कहाँ 55वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अगला है कि भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो यह विक्रांत विक्रांत मेसी को चुना गया है भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया किसको, यह विक्रांत मेसी को, ठीक है। अगला है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, तो फिलिप नोएल को मिला है, फिलिप नोएस को मिला है कौन सा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर से चलते हैं 55वां भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार गोवा में जीत हुआ था, उसका थीम था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार में टॉक्सिक को मिला है। सबसे वेब सीरीज है लंपट है। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है, किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है विक्रांत मेसी को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो फिलिप नोएल को मिला है, फिलिप नोएस को मिला था। अब आते हैं 67वां मैंने कि 76वां संगीत में ग्रैमी अवार्ड दिया था जो, तो एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया किसको, तो काउबॉय, याद रखिएगा काउबॉय को चुना गया है कौन सा, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से के है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, नॉट लाइक रिकॉर्ड है, नॉट लाइक चुना गया, यस नॉट लाइक यस को चुना गया है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए। ये किसका है, तो केंड्रिक लेमर का ही है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है, नॉट लाइक को चुना गया है, ये भी कैंड्रिक लेयर का है, ठीक है, लेमर का है, कैंड्रिक लेमर का है। फिर से पढ़ते हैं क्या था, ये पढ़े थे अभी हम सब ग्रैमी अवार्ड पढ़े थे, जो कौन सा क्रम का था, तो ये पूछता है कि 67वां क्रम का था, जो एल्बम ऑफ द ईयर मिला है काउबॉय कॉटर को, बियॉन्से का था, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों नॉट ए लाइक को मिला है, दोनों नॉट ए लाइक को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैप जो घेरते हैं उसको मैप दिमाग में बनेगा, आपको एग्जाम में आसान हो जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ये। अगला पढ़ते हैं कि नोट भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ठीक है। बेस्ट न्यू एज या फिर चैट एल्बम श्रेणी में इसको चैंट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है कौन, ये भारतीय अमेरिकी है, भारत का नहीं है, भारतीय अमेरिकी है, कौन है, गायिका हैं चंद्रिका टंडन, उनको त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला है पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर लें 2024 को, तो फिल्म है जवान, फिल्म जवान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक कौन से उसका, तो ये हो गए संदीप रेड्डी बांगा, एनिमल संदीप रेड्डी बांगा सबसे निर्देशक चुना गया है दादा साहब फाल्के फिल्म में। और सबसे अभिनेता की बात करें तो हो गया कौन सा, निर्देशक बन गए संदीप रेड्डी बांगा, और अभिनेता बन गए शाहरुख खान जवान के लिए, और अभिनेत्री है रानी मुखर्जी, ठीक है, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है जवान को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने संदीप रेड्डी बांगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रानी मुखर्जी उनका मिसेज के लिए। और 18वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2025,
ठीक है। ईरानी फिल्म निर्माता जाफ़र पनाही को अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्म डियोर पुरस्कार जीता है। ठीक है, ईरानी फिल्म को मिला है पाल्म डियोर पुरस्कार। किनको? फिल्म का निर्माता कौन है? जाफ़र पनाही। फिल्म का नाम है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। अगला किस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 के फिल्म, ठीक है, 1970 के फिल्म अरनए दिन नात्री को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में कुछ डाटा यहाँ दिया है, ऐसा नहीं था। आप फिर से इसको रिविजन कर लेते ताकि याद ही हो जाए। क्या था? 18वां कांस फेस्टिवल था। कौन सा क्रम था? 18वां कांस फेस्टिवल था। ठीक, इसमें जो पाल्म डियोर पुरस्कार मेन पुरस्कार होता है, पाल्म डियोर पुरस्कार होता है, जो किसको मिला है? ईरान के फिल्म निर्माता है जाफ़र पनाही को मिला था। उनका फिल्म था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट था। सत्यजीत रे का जो फिल्म है दिन रात्रि, अनेर दिन रात्रि, उसको 4K में वर्जन में चलाया गया था। सब लोग बैठ के देख रहे होंगे आपके चला के। अगला राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में हुआ था। ठीक है, आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में हुआ था। फिल्म का नाम था कौन सा? लापता लेडीज। अभिनेता कौन था उसमें? कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया के लिए। अभिनेत्री हैं निशांशी गोयल, लापता लेडीज़ के लिए। अभी निर्देशक के बारे में बात करें तो किरण राव, लापता लेडीज़ के लिए। अब सबश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हैं रवि किशन। ठीक है, लापता लेडीज में बने हैं, रवि किशन बने हैं इसका। ठीक है, क्या पढ़े हम सब ही? आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में आयोजन हुआ। फिल्म सबसे फिल्म इसमें था लापता लेडीज। अभिनेता बने कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री बने निशांति गोयल को, निर्देशक बने किरण राव को, और सबश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है? रवि किशन। अगला है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बात करें तो 24 में यही होता है मेन पुरस्कार जो सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो गया कौन सा? वो ओट्टम हो गया। ओट्टम सबसे श्रेष्ठ फिल्म ओट्टम है जो मलयालम का है। सबश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ऋषभ शेट्टी हो गया कंतारा के लिए। सबश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें नित्या मेनन हो गया। नित्या मेनन हो गया तिरुचित्रम्बलम के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, और मानसी परेख है, दोनों का दोनों ही कच स्पेस के लिए, नित्या मेनन और मानसी परेख। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? तो सूरज बड़जात्या बने हैं ऊंचाई के लिए। ठीक है, सूरज बना है, जो क्या बना है? ये निर्देशक बना है। ठीक है, अगला है कि सबश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? तो गुलमोहर। सबश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर है। सबसे म्यूजिक के डायरेक्टर कौन है? ए आर रहमान है। फिल्म से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, सबश्रेष्ठ इसमें सबश्रेष्ठ फिल्म की बात करेगा तो अट्टम हो जाएगा। अभिनेता की बात करेगा ऋषभ शेट्टी हो जाएगा, ऋषभ शेट्टी। और अभिनेत्री की बात करेगा नित्या मेनन मानसी परेख हो जाएगा। निर्देशक की बात करेगा सूरज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी फिल्म की बात करें तो गुलमोहर हो जाएगा, और म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो ए आर रहमान हो जाएगा। अब आते हैं 69वीं के बारे में। 69वीं में देख लेते हैं, ये गुजरात में हुआ था। जो कि 70वीं कहाँ हुआ था? 70वीं के बारे में कुछ दिया नहीं कहाँ हुआ। जो 69वीं को दिया है कि गुजरात में आयोजित किया गया था। इसमें 12th फेल को दिया गया था। ठीक है, फिल्म में अभिनेता उसमें बना था 69वीं में रणबीर कपूर। एनिमल के लिए दिया गया था। अभिनेत्री आलिया भट्ट बनी थी, और जो निर्देशक बने थे विनोद चोपड़ा, जो बनाए थे फिल्म 12th, उसके लिए दिया गया था इनको। ठीक है, 69वीं फिल्म फेस्टिवल मैंने याद रखना। 70वीं वाला मैंने याद रखना हम सबको। ठीक है, 70वीं राष्ट्रीय फिल्म था ये 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड है। ठीक है, 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड पूछेगा तो ये हो जाएगा, बड़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, 70वीं में 70वीं पूछा तो राष्ट्रीय फिल्म पूछेगा। जहाँ लगाएगा राष्ट्रीय फिल्म तो सारा का सारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जहाँ बोलेगा 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड तो सारा का सारा आंसर ये हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, तो बड़ी कन्फ्यूजन याद करके भी गलती हो जाता है यार। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो ये कुमार मंगलम बिरला को इस पुरस्कार के चौथे प्राप्त करता है। ये नोट लिखा कि प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी, दूसरा अवार्ड आशा भोसले और तीसरा अमिताभ बच्चन को मिला है। जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हैं वो कुमार मंगलम बिरला को दिया है। ये चौथे प्राप्त करना पुरस्कार ऐसा है, चौथे व्यक्ति बन चुके हैं मतलब। ठीक है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें, यह अवार्ड कुल 10 लोग संस्थाओं को दिया गया है, जिसमें ए आर रहमान और रणदीप हुड्डा, अशोक सरफा
सराफ अशोक सराफ को और अन्य लोगों को दिया गया। ठीक है, साथ ही दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण भी सम्मानित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र भूषण किसको दिया गया है, अशोक सराफ को दिया गया है। अगला है अन्य फिल्म पुरस्कार भी देख लेते हैं कि संगीत कला निधि 2025 किसको मिला है। तो ये आर.के. श्री राम कुमार को वायलिन वादक है, उनको मिला है संगीत कला निधि पुरस्कार आर.के. श्री राम को मिला है। ठीक है, नृत्य कला निधि पुरस्कार किसको मिला है, तो उमिला सत्यनारायण को मिला है नृत्य कला निधि पुरस्कार। भी यही क्वेश्चन है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार किसको मिला है, तो उमिला सत्यनारायण को मिला है, बिल्कुल उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। अगला है कि शंकर देवन पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो सोनल मानसिंह को मिला है, जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। शंकर देव पुरस्कार सोनल मानसिंह को मिला है। अगला है 2023-24 में हेतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से 82 युवाओं को कलाकारों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के निर्देशक व लेखक साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किनको, तो इस साई परांजपे को मिला है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। फ्रांस में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमल फेस्टिवल 2025 किसको मिला है, देसी ऊन को सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के जूरी सदस्य बना है। 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में किसको, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। मशहूर अभिनेत्री आशा परेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किनको, आशा परेख को दिया गया है राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला पर्यावरण संबंधी से पुरस्कार देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए श्रेणी देख लेते हैं, श्रेणी संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में कि सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया है। ठीक है, 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी का जो पुरस्कार दिया गया है वो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद उसको दिया गया है। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, इसलिए और अगला है कि 2024 में देख लीजिए, 2024 में दिया गया था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के, उसको दिया गया था। अब व्यक्तिगत सूची में भी नहीं, किसी को नहीं दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट मेन यही हो गया कि किसको दिया गया है 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद उसको प्रदान किया गया है। अन्य पर्यावरण पुरस्कार देख लेते हैं। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु को अवध साहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार किसको मिला है, तो तमिलनाडु के जो मंदिर है अवध साहेश्वर मंदिर को संरक्षण के लिए दिया गया है। अगला यूएनईपी ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, माधव गाडगिल को कौन सा पुरस्कार दिया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। कौन, यूएनईपी दिया है। यूएनईपी का सर्वोत्तम पर्यावरण पुरस्कार है। ठीक है, यूएनईपी द्वारा घोषित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया था, जिसमें से एक माधव गाडगिल थे। समझे, पर्यावरण के क्षेत्र में जो यूएनईपी द्वारा दिया जाता है, जो सबसे प्रमुख पुरस्कार होता है, उसमें माधव गाडगिल को दिया गया है। ठीक है, माधव गाडगिल। अगला है कि अनंत अमानी द्वारा स्थापित वन जीव बचाव केंद्र बंतारा के कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र पुरस्कार उसको दिया गया। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला, बंतारा को मिला है। ये प्राइवेट है जहाँ पर ही जो वन जीव को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अनंत अमानी को। अगला है कि कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के
तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? तो कोल इंडिया को मिला है। इतना याद रखना है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? तो ये कोल इंडिया को मिला है। ठीक है। रामसर पुरस्कार की बात करें, रामसर पुरस्कार तो श्री जय श्री वेंकटेश्वर केयर अर्थ स्टेट केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं, जिन्होंने आर्द्र भूमियों के उचित उपयोग के लिए पुरस्कार दिया है। ये पहला व्यक्ति बने कौन सा? जी श्री वेंकटेश्वर वेंकटेशन है, जो इनको पुरस्कार मिला है, रामसर पुरस्कार मिला है। ठीक है। इनका संस्था का नाम क्या है? तो केयर अर्थ ट्रस्ट है। अगला तेलंगाना राज्य के नेतृत्व में बैटरी निर्माण श्रेणी में भारतीय ऊर्जा भंडारण गठन जो है गठबंधन है, कहाँ लिखा है? बैटरी निर्माण श्रेणी में भारतीय ऊर्जा भंडारण और गठबंधन, इसके IAS के उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है। IESA को कौन सा पुरस्कार मिला है? उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, तेलंगाना राज्य के नेतृत्व वाला ही है। अगला कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक व लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण चुना है। आचार्य इनको प्रशांत को चुना गया, सर्वाधिक प्रभावी पर्यावरण चुना गया इनको। अगला कि अगस्त 2025 में आयोजित होने वाला 78वां कार्नेलो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता व लेखक अलेक्जेंडर पायने को पार्डो डी ऑनर पुरस्कार या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? तो ये किया गया 78वें जो फिल्म फेस्टिवल में निर्देशक कौन? अलेक्जेंडर पायनो को दिया गया कौन सा? पार्डो द ऑनर या मानक तेंदुआ पुरस्कार दिया गया, अलेक्जेंडर पायने को दिया गया है। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 के बारे में। तो ब्राज़ील के वैज्ञानिक हैं मारिया गेला हंगरिया। ठीक है, मारिया गेला हंगरिया से याद रखिएगा, हंगरिया को मिला है क्या? स्थानीय कृषि में उनके योगदान के लिए। खाद्य में भूख से हंगरिया को मिला है, आसान से याद हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 में प्रसिद्ध इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 के प्रसिद्ध इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि इनको भारतीय लेखक अमिताभ घोष उनको दिया गया है। ठीक है। अमिताभ घोष यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु के संकट को उजागर किए थे, इसीलिए उनको दिया गया था इरास्मस पुरस्कार। ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन जीता है? तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था। ये सर्वश्रेष्ठ में रहा था, उड़ीसा को दिया गया है। सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। अब पुदुचेरी और गुजरात तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से है। तो ये जल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सबसे श्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को दिया गया है। दूसरा स्थान पर यूपी है, तीसरे स्थान पर पुदुचेरी व गुजरात को संयुक्त रूप से दिया गया है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ गाँव के श्रेणी में पुल्लामपारा केरला के गाँव को चुना गया है। पुल्लामपारा गाँव केरला को चुना गया है। सबसे शहरी स्थानीय निकाय सूरत और गुजरात को मिला है। सबसे शहरी स्थानीय निकाय सूरत और गुजरात को मिला है। अगला है कि इतना याद हो गया, यही सब इंपॉर्टेंट था, सब याद हो गया बिल्कुल। गांव याद रखिए जरूर। सबसे श्रेष्ठ गांव किसको मिला है? तो पुल्लामपारा केरला को मिला है। सबसे शहरी स्थानीय निकाय है सूरत को मिला है। ठीक है। अगला है कि RIC लिमिटेड को वर्ष 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन अवार्ड पुरस्कार से चुना गया है। किसको? RIC को चुना गया। ठीक है। क्या चीज? सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है कि कोलकाता में स्थित है जो गार्डन रिच शिप लिमिटेड इंजीनियरिंग के लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल स्थायी व्यवसायिक तरीके के उपयोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 दिया गया है। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 दिया गया। किसको? कोलकाता में जो बनाता है शिप उप, इसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, उसको मिला था सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024। ठीक है। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान को
अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। फिर से पढ़ते हैं, जो भारतीय आयुर्वेद एकीकृत चिकित्सा संस्था के अध्यक्ष हैं अनंत दर्शन को, उनको मिला पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। किनको? अनंत दर्शन को मिला। अगला है कि BR कंबोज को कृषि विज्ञान पुरस्कार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए MS स्वामीनाथन मिला है। ठीक है, तो BR कंबोज जो कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। BBI क्वेश्चन है कि गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला 2024 में? तो ये अशोक शुक्ला को मिला था। अशोक शुक्ला को क्या मिला है? गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार मिला था। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार इसको बोलते हैं। जो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार है, इसको गोल्डन जो पर्यावरण पुरस्कार है, इसको पर्यावरण के नोबेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आलोक शुक्ला को हंसदेव रन बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। हंसदेव रन बचाओ अभियान चलाए थे छत्तीसगढ़ में, उनको ये पुरस्कार दिया गया अशोक शुक्ला को, आलोक शुक्ला को। ठीक है, अगला कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े मेघा पाटकर गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पूछे गए कौन था? मेघा पाटकर थे। अभी मिला कि इनको ये पुरस्कार, तो ये आलोक शुक्ला को मिला है हंसदेव रन्नो के लिए। अगला कि असम के वन जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिया बनर्जी को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से दिया गया, दूसरी बार इनको मिला है। ठीक है, कि इनको डॉक्टर पूर्णिया बर्मन को मिला है। ठीक है, ये असम के वैज्ञानिक है, याद रखिएगा, असम के वन जीव वैज्ञानिक है। इनको जो ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है व्हिटली गोल्ड अवार्ड इनको मिला है, पूर्णिया को मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ठीक है, सौंदर्य के क्षेत्र में देख लेते हैं पुरस्कार किनको मिला है, जो श्रेणी देख लेते हैं, और श्रेणी में कौन सा श्रेणी में है, और पुरस्कार 72वां मिस वर्ल्ड 2025, 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हुआ था। ये कहाँ आयोजन हुआ था? हैदराबाद तेलंगाना भारत में हुआ था। ये 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन भारत के हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। विजेता कौन था? तो ये विजेता था ओपल सुचाता चुआंगसरी, जो थाईलैंड की थी। सुचाता चुआंगसरी कौन थे? जो थाईलैंड की थी, वो विजेता बनी है, याद रखिएगा। सुचाता चुआंगसरी थाईलैंड की थी, जो विजेता बनी थी। अंत तथ्यवाद का भारत का प्रतिनिधित्व नंदी गुप्ता इसमें की थी, लेकिन बहुत नीचे आई थी रैंक में। ठीक है, अगला है कि 72वां हो गया थी मिस वर्ल्ड है, और 73वां मिस यूनिवर्स है। ठीक है, मिस यूनिवर्स ये आयोजन हुआ था मार्च 2024 में। इसका किया गया था कहाँ आयोजन? एरिना मैक्सिको में आयोजन हुआ था। ठीक है, इसमें है विक्टोरिया केज, डेनमार्क की है जो मिस यूनिवर्स बनी है, विक्टोरिया केज। अब भारत का प्रतिनिधित्व किए थे रिया सिंघम गए थे मिस यूनिवर्स बनने के लिए, कि नहीं बन पाए। अगला एक नोट यह कि 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल भारत में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जब 72वें हुआ था मिस वर्ल्ड फेस्टिवल भारत में, उसमें जो सोनू सूद हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। उन्हें यह सम्मान जो कोविड-19 के दौरान में लोगों को जो मदद किए थे उनके लिए दिया गया था इनको। ठीक है, 74वें मिस यूनिवर्स 2025 नवंबर-दिसंबर 2025 में थाईलैंड में प्रस्तावित है। जो 74वां मिस यूनिवर्स होगा तो इस बार थाईलैंड में होगा 2025 में। ठीक है, अगला कि सोबोटो की 34 वर्षीय वकील तसोगो गेलई ने लॉस वेगास के मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाले पहले अश्वेत बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? शबेतो नाम है, शोबेटो। ठीक है, अगला है कि भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 किताब कौन जीती है? रेचल गुप्ता जीती है। भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 किताब कौन जीता था? रेचल गुप्ता जीती थी। ठीक है, रेचल गुप्ता जो भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीती थी। अगला सितंबर 2024 में गुजरात में रिया सिंघम ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब दिया था। रिया सिंघम यहीं से जीत के फिर गई थी भाग लेने के लिए मिस यूनिवर्स में, कैरोलिना मैक्सिको में गई थी, लेकिन नहीं जीत पाई। अगला कि मिस जो इंडिया वर्ल्ड वाइड है 2024 का कौन बनी थी? तो ये है ध्रुवी पटेल को बनाया गया था। कौन से? ध्रुवी पटेल बनी थी। ठीक है, अगला है कि फेमिना मिस इंडिया कौन बनी थी? निकिता
पोखरवाल को बने थे, पोखरवाल मध्य प्रदेश की है जो फेमिना मिस इंडिया बनी थी। इस प्रकार से हम सबको इंपॉर्टेंट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। 1 सेकंड में नहीं, मुश्किल से कितना 20 सेकंड लगेगा, और क्या 20 सेकंड में कवर कर लेते हैं। ठीक है, 72वां मिस वर्ल्ड कहाँ हो, जैसे भारत में जीती तेलंगाना में। इसमें कौन जीती? सुचाता चुआंगसारी जैसे थाईलैंड की जो जीती है। भारत के प्रतिनिधि के नंदी गुप्ता। और 73वां मिस यूनिवर्स की बात करें तो कहाँ? रीना मैक्सिको में हुआ था। इसमें विक्टोरिया केट जीती है। भारत का प्रतिनिधित्व किया था रिया यस सिंह हमने किया था। और 72वां जो मिस वर्ल्ड यूनिवर्स हुआ था भारत में, इसमें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। किसको? सोनू सूद को दिया गया था। बस इतना ही था। और रेचल गुप्ता भी यहाँ कहा जाता है। रेचल गुप्ता है जो पहला मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीती है रेचल गुप्ता। रिया सिंघम जीती, मिस यूनिवर्स जीती थी, गुजरात में हुआ था जो भारत लेवल पर, जाके विश्व में नहीं जीत पाई। अगला है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुव पटेल बनी थी, ध्रुव पटेल। और फेमिना मिस इंडिया निकिता पारवाल बना था। अगला पढ़ते हैं खेलों से संबंधित पुरस्कार के बारे में। ICC 2024 के पुरस्कार है, ICC 2024 के। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, इसको बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, इसके नाम से जाना जाता है। जो ICC के मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर है उसका नाम क्या है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। जो कौन जीता है? तो बुमराह जीता था। जसप्रीत बुमराह भारत के थे वो, तो जानवे करते हैं जसप्रीत बुमराह भारत के हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर को कौन जीता है? तो इसका नाम था कर दिया है रेचल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी। इसमें जीता है ICC महिला में मेली केयर जीती है, न्यूजीलैंड की है मेली केयर जीती है जो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है। कौन सा? मेली केयर। आगे बढ़ते हैं ICC पुरुष वनडे ऑफ द ईयर। वनडे में कौन है? तो वनडे बना है ये अफगानिस्तान के है अजमतुल्लाह उमराज आई, वो बना है जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। पुरुष वनडे क्रिकेटर बना है। महिला वनडे की बात करें तो कौन बनी है? स्मृति मंदाना भारत की है। और ICC के जो मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ ईयर कौन बनी है? जसप्रीत बुमराह बना। ठीक है, अथी में यहाँ भी ओवरऑल में बना, मैंने कि मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है उसमें जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और अगला है कि मेंस टेस्ट में है जो, उसमें भी जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, T20 मेंस में T20 में कौन बनी है? अर्शदीप सिंह बना है। ठीक है, महिला में T20 पूछेगा तब बनी है कौन? ये मेरी केयर बनी है। ठीक है, मेरी केयर बनी है। और एम्पायर ऑफ द ईयर किसको एम्पायरिंग के लिए दिया गया था? रिचर्ड इंग्लिश बर्थ को दिया गया है। ठीक है, एम्पायर के लिए। फिर से चलते हैं हम एक बार में 2 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये है कि ICC के जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया मेली केयर को। और पुरुष वनडे की बात करेगा तो ये हो जाएगा कौन सा? अफगानिस्तान के हैं उमर जई को मिला था। और महिला वनडे को क्रिकेट की बात करेगा तो स्मृति मंदाना हो जाएगा। मेंस टेस्ट क्रिकेट की बात करेगा तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। और मेंस T20 की बात करेगा तो अर्शदीप सिंह हो जाएगा, अर्शदीप सिंह। उसके बाद महिला T20 में हो गया मेली केयर। और अम्पायर ऑफ द ईयर में हो गया रिचर्ड इंग्लिश बर्थ। ठीक है, इस प्रकार से BCC अवार्ड 2025 में घोषणा हुआ जो कर्नल सिक्के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। कर्नल सिक्के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष में कौन बनी है? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में कौन बनी है? तो स्मृति ईरानी बनी है। ठीक है, स्मृति ईरानी बनी है। ये BCCI भारत के खिलाड़ी को मिलेगा ये। ठीक है, BCCI के विशेष पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये रविंद्र चंद्र अश्विन को विशेष पुरस्कार दिया गया है। फिर से पढ़ते हैं कि सिक्का नायडू पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला है। और बुमराह बनी है अंतर्राष्ट्रीय सबसे पुरुष में क्रिकेटर। और महिला में बनी है स्मृति मंदाना। और BCCI के विशेष पुरस्कार दिया गया है रविंद्र चंद्र अश्विन को। अगला पढ़ते हैं बिजनेस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 में। ये पूछता है बार बार कि बिजनेस क्रिकेटर कौन कौन है जो। तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में स्मृति मंदाना है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह स्मृति मंदाना छाए हुए हैं एकदम। अगला अन्य खेल पुरस्कार की बात करें तो लॉरियस वाला पूछता है लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार किसको दिया गया 2025 को? तो ये लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है। यह है कौन है? मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया, स्वीडन के हैं मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, उनको दिया गया। लॉरियस वुमेन्स किनको दिया गया है? तो ये वुमेन्स में है सिमोन बाइल्स को दिया गया जो अमेरिका के है, अमेरिका की है जो ये वुमेन्स है सिमोन बाइल्स। और डुप्लांटिस था जो पुरुष था उसको मिला था
मैन लॉरियस मैन पुरस्कार, ठीक है। इस पर याद रखिएगा कि लॉरियस दुओ को मिला, महिला को, पुरुष को मिला, महिला को मिला था। पुरुष में मैन ऑफ द ईयर कौन बना है, तो ये बने हैं मिंडो डुप्लांटिस था, और जो महिला वुमेंस में है वो सिमोन वाइल्स हैं, जो अमेरिका के हैं। आगे है कि AIFF अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से दिया जाता है। तो इसमें पुरुष फुटबॉलर कौन बना है, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है सुभाषिस बोस को दिया गया, सुभाषिस बोस को दिया गया है पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर। अब महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है, तो ये सौम्या गोगुलेथ जो बनी है महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर बनी है, सौम्या गोगुलेथ। अब पुरुष में पूछा गया था कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा सुभाषिस बोस है। फिक्की की बात करें, फिक्की फुटबॉल की, तो फिक्की फुटबॉल में सबसे पुरुष फुटबॉलर कौन सा है, फीफा में, सॉरी फिक्की नहीं फीफा है, सबसे फुटबॉलर कौन है, तो बीनी जूनियर बना है। अब महिला में कौन है, तो एटाना बोनामाटी, तो बहुत पुराना है, फिर बन गई है ना, एटाना बोनामाटी, ठीक है। सबसे पुरुष फुटबॉलर की बात करेगा तो बीना जूनियर हो जाएगा, बीना जूनियर। अब महिला में बात करेगा तो एटाना बोनामाटी हो जाएगा, ठीक है। बैलन डी और पुरस्कार की बात करते हैं 2024 में, तो बैलन डी और पुरस्कार जो दिया गया पुरुष में, वो दिया गया है रोड्रो को दिया गया, स्पेन का है रोड्रो। बैलन डी और पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो ये मिला पुरुष कैटेगरी में रोड्रो को मिला, रोड्रो को मिला, ठीक है। अगला है बैलन डी और पुरस्कार महिला में किसको मिला है, एटाना बोनामाटी जो स्पेन के, उनको मिला है, ठीक है। बैलन डी महिला में हमेशा जो है फुटबॉल में यही छाई हुए कौन, एटाना बोनामाटी, यहाँ भी जीती है, फीफा में जीती है, बैलन डियोर में भी जीती है, बैलन डियोर और फीफा दोनों में जीता है कौन, एटाना बोनामाटी महिला के कैटेगरी में। अगला है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष सर्वश्रेष्ठ 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है पुरुष में, तो हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह। अब 2024 के श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, सविता पुनिया है, ठीक है। सविता पुनिया, हरमनप्रीत को याद रखिएगा, हॉकी के क्षेत्र में है। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड उपाधि दिया गया है। नाइटहुड उपाधि किसको दिया गया है, दिया गया जेम्स एंडरसन को और डेविड बेकहम को दिया गया है, ठीक है। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रियरिस अवार्ड 2024-25 दिया गया है। इंपॉर्टेंट अपना है। अगर पढ़ते हैं BCCI साल के इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 मानू बाकर को चुना गया है। जब BCC साल के 2024 के मानू बाकर को चुना गया है, ठीक है। अगला कि यह उनके ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक के शानदार प्रदर्शन है तो चुना गया है, ठीक है। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को FICC यंग लीडर्स यूथ आइकन 2024 पुरस्कार दिया है। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को FICC, ठीक है, फसाई हो गई, FICC के यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है आयुष्मान खुराना व नीरज चोपड़ा को। अगला पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में, तो किसको नोबेल पुरस्कार मिला, जो कौन सा क्षेत्र में मिला, जो भौतिक के क्षेत्र में याद करने के लिए भौतिक क्षेत्र में कौन सा है, तो हॉपफील्ड और हिल्टन याद रखिएगा। हॉपफील्ड और हिल्टन है जो भौतिक के क्षेत्र में मिला है। कौन सा खोज किया है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु कृत्रिम तंत्रिका नर्वर के साथ मशीन लर्निंग के सक्षम बनाने हेतु उनको दिया गया है। 1 मिनट। अगला देख लेते हैं कौन सा था, तो ये हांगकांग को मिला साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। ये अब तक साहित्य नोबेल पाने वाला पहला महिला बनी है। कहाँ के, ये अब तक साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है हांगकांग, ठीक है। अगला है कि रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान में डेविस बेकर को मिला है, डेविस बेकर और जॉन लम्पर को हास्बिस को मिला है। याद रखिएगा कौन सा है, बेकर, लम्पर और हास्बिस, इससे संबंधित है, रसायन से संबंधित है, ठीक है। रसायन से कभी हासा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत बेकार चीज़ होता है, बहुत बेकार चीज़ होता है। कौन हंसी खेला करना रसायन से, ठीक है। कौन बोल रहा है, लम्पर बोल रहा है।
कौन सा खोज किया था ये? तो ये प्रोटीन डिजाइन व प्रोटीन संरचना के भविष्यवाणी हेतु इनको दिया गया था। प्रोटीन के पर डिजाइन किया था, प्रोटीन की जो संरचना की भविष्यवाणी किया था ये, इसके लिए मिला था रसायन के नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा क्षेत्र में बात कर रहे हैं, चिकित्सा में कौन है? तो ये है विक्टर एम्ब्रोस और रुबकुल। ठीक है, एम्ब्रोस और रुबकुल है जो किससे संबंधित है? तो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। पूरा नाम नहीं पढ़ना, जो याद होगा वही पढ़ना है, मतलब याद करने के जो आसान होगा उसको पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने माइक्रो डीएनए की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में योगदान हेतु दिया गया है। ठीक है, माइक्रो डीएनए की खोज किया और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन के योगदान के लिए दिया गया है। इनको कौन सा? विक्टर एम्ब्रोस और रुबकुल पुरस्कार दिया गया है। अगला शांति के लिए किनको दिया है? शांति के लिए मिला है निहान को मिला है। निहान एक समूह है जो जापान में जब परमाणु अटैक हुआ था, जो लोग बच गए थे, तो वही है निहान समूह। ठीक है, दुनिया भर में परमाणु बमों को समाप्त करना, इनका कहना है कि जो दुनिया भर में परमाणु बम कहीं ना रहना चाहिए, सारा को समाप्त करने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र में देखते हैं, अर्थशास्त्र में किनको मिला है? तो अर्थशास्त्र में मिला है डेरॉन, साइमन और जेम्स को मिला है। हमेशा तक याद किए हैं, कौन सा? डेरॉन, साइमन और जेम्स को मिला है। ठीक है, इसका कहा लगे इनको मिला है? तो संस्थाओं का निर्माण व समृद्धि पर उनके प्रभाव को शोध करना। संस्था कैसे निर्माण होता है, कोई उसका विकास कैसे होता है, उस पर शोध करते हैं। कोई संस्था बना, उसको कैसे बनता है, कैसे उसका विकास होता है, उस पर इसने शोध किया था, इसके लिए मिला था। फिर से जाते हैं, सारा का सारा कौन सा क्षेत्र में मिला था? जो इस पूछेंगे भौतिक का पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा? हाफिल्ड और हिल्टन मिला था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास करने के लिए, मशीन लर्निंग को खोज करने के लिए मिला। साहित्य में हांगकांग को मिला था, इनका ये पहला पुरस्कार था ये। ठीक है, अगला है कि दक्षिण रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है? बेकर, लंपर व हॉस्पिस को मिला है। ये प्रोटीन डिजाइन किया है, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी की है। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है एम्ब्रोस और रुबकुल को मिला है। माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन के विनियमन करने के लिए मिला है। शांति के लिए पुरस्कार किसको मिला है? तो निहान हिदायको जो समूह है जापान का, उसको द्वारा मिला गया है, उसको मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करेगा था डेरॉन, साइमन और जेम्स को मिला है अर्थशास्त्र के लिए। इसका खोज था कि संस्था कोई कैसे बनता है, उसको डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके लिए इसको दिया गया है। अगला पढ़ते हैं अन्य पुरस्कार की बात। तो अन्य पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन सी है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रसिद्ध राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा किया है। ठीक है, गोपाल से पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि गोपाल किससे हो जाएगा? गोपाल से मतलब कि गौ को पालना, तो पकड़ा जाएगा आसान से। अगला कि हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्ता सम्मान डॉक्टर नीरज माघव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नीरज माघव को मिला है। ठीक है, अगला कि यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। कौन सा? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। अगला है कि इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार की घोषणा किया गया है। ठीक है, इसमें 6 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल थे। 2 महिलाएं नीता गुप्ता गणित विज्ञान हेतु और वेदिका है जो खेमनी के भौतिक विज्ञान हेतु चुने गए हैं। अगला है कि फिर 46 में जमनालाल बजाज पुरस्कार घोषणा हाल ही में हुआ है। यह जन कल्याण और सामाजिक उत्कृष्टता हेतु कार्य करने हेतु दिया जाता है। 3 हस्तियों को दिया गया जमनालाल पुरस्कार इसको। ठीक है, पहला कौन है? गिरिजानंद झारखंड के हैं, और तुलसी मुंडा उड़ीसा के हैं, और रश्मि भारती उत्तराखंड के हैं। 3 लोगों को मिला है जमनालाल बजाज पुरस्कार। कौन है? गिरिजानंद और तुलसी मुंडा, रश्मि भारती हो गए। स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चिकित्सा केंद्र से डॉक्टर सवंत गोयल को सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? स्वास्थ्य क्षेत्र एवं परोपकार में योगदान हेतु डॉक्टर बसंत गोयल को दिया गया है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ईयर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑफिसर ऑफ द ईयर
ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए दिया गया। पायल का परिया को चुना गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, गणतंत्र दिवस के परेड 2025 में पुरस्कार घोषणा किया है। तीन शीर्ष साथियों को किया गया था। पहला था उत्तर प्रदेश के महाकुंभ के जो मेला था उसको दिखाया गया, तो उसमें था कि स्वर्णिम भारत विरासत विकास। ठीक है, दूसरा था त्रिपुरा राज्य का, ये था शाश्वत श्रद्धा। ठीक है, त्रिपुरा में 14 देवताओं को पूजा, खर्ची पूजा के बारे में इसमें दिखाया गया था। ठीक है, अगला कि तीसरा था आंध्र प्रदेश का था टिप्पू अप्पा बोमू पर्यावरण अनुकूल और लकड़ी के खिलौने से संबंधित है। ये इसको दिया गया। याद रखना कि पहला मिला था उत्तर प्रदेश के कुंभ को, दूसरा मिला था त्रिपुरा के, तीसरा मिला था आंध्र प्रदेश के। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनाद एंड टोबैको के गणराज्य राष्ट्रपति कौन थे? कंगालू। याद किए थे, कंगालू सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया गया है। कंगालू सहित, ठीक है, कुल 27 लोगों को दिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए उसकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रीय थॉमस मुंगनम रत्नम मानद नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतना याद रखना है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति ने सिंगापुर और जो भारत के बीच के संबंध को सुधारने के लिए जो तरुण दास को पुरस्कार दिया है। ठीक है, तरुण दास को सम्मानित किया है। अगला है कि ब्रिटिश भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड को उपाधि दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने शारीरिक जो अंग दान करने वाले हैं उन्हें जीवन रक्षा के योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्राप्त करने की घोषणा किया। पुडुचेरी है जो घोषणा किया कि अगर आप अंग दान करते हैं तो आपको राजकीय सम्मान के साथ मृत्यु जब होगा तो आपको राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच में व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नाइटहुड उपाधि इनको भी दिया गया था। एन चंद्रशेखरन को भी दिया गया है और किनको, सुनील मित्तल को भी दिया गया। कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों को मिला है। अगला है, ठीक है, कि ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, ब्रिज इंडिया के लिए चिरंजीवी को मिला है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है, एबल पुरस्कार 2025 की बात करिए तो VVI क्वेश्चन होता है किसको मिला है? तो मासाकी काशीबारा को मिला जो जापान की है। 2025 के एबल पुरस्कार किसको मिला है? मासाकी काशीबारा को मिला जो जापान के हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड सेंट्रल बैंक द्वारा RBI को उसके डिजिटल पहलों के प्रवाह व सारथी के लिए चुना गया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक द्वारा RBI के उसके डिजिटल प्रवाह व सारथी के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला है कि प्रसिद्ध रेत जो मूर्तिकार हैं सुदर्शन पटनायक को कला व संस्कृत में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार दिया गया। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार चुना गया। किनको? सुदर्शन पटनायक को दिया गया कला और आर्ट के लिए, कला और साहित्य के लिए। अगला है कि उन्होंने भगवान गणेश के 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। कौन सा? डायरेक्टर पुरस्कार। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द शिपिंग द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सरजी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश को उन्नत किया गया। छोड़ दीजिए, उतना दिख भी नहीं रहा सही से। अगला है कि स्काउट्स 2025 पुरस्कार किसको महाराष्ट्र को मिला है? राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। स्काउट्स अवार्ड 2025 किसको? महाराष्ट्र के राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। बल परेश फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 VVI क्वेश्चन है कि बल परेश फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 सम्मान किसे किया है? तो गाजा के समर अबू एलॉफ को एलॉफ को दिया गया है। बहुत VVI क्वेश्चन है। ये एक ऐसे तस्वीर के लिए दिया गया है जो गाजा युद्ध के त्रासदी में संवेदनशीलता को सामने लाती है। ठीक है, यह पुरस्कार फाउंडेशन प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है।
ठीक है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफ ईयर ऑफ 2025 किसको दिया गया था? गाजा के वो है समर अबू एलोफ को दिया गया है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये स्टेडियम से दिया जाता है। अगला कि महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया। किनको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है? तो ये वर्षा पांडे को, तो ये याद रखना है, ठीक है। वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि आदि बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किनको वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को डिजिटल कार्यक्रम को समाहित करने के लिए पंचायती गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जिसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी गांव को मिला है। ठीक है, पंचायती राज द्वारा जो स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है वो महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिमी मेजलिसापुर ग्राम को दिया गया है। ठीक है, मेजलिसपुर ग्राम को दिया गया, त्रिपुरा का दूसरा रजत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2 पुरस्कार याद रखना पंचायती राज का, जो किस लिए मिला है? तो डिजिटल गवर्नेंस के लिए मिला है। तो पहला मिला था गोल्ड अवार्ड मिला था महाराष्ट्र के मिला है, महाराष्ट्र के रोहिणी गांव को मिला है, और रजत पुरस्कार है जो त्रिपुरा के मेजलिसपुर गांव है उसको मिला है। अगला पढ़ते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्री द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान व वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट उदाहरण के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। ठीक है, डिजिटल भुगतान के लिए पुरस्कार किसको दिया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। अगला है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द न्यूज पब्लिश द्वारा WAN और IFRA डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 साउथ एशिया के द हिंदू के विभिन्न पुरस्कार श्रेणी में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया है। द हिंदू को पुरस्कार मिला है। ठीक है, डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया में। ठीक, साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2024 के चैंपियन भी नामित घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसको द हिंदू को। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी को दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा पुरस्कार की स्थापना किया है। भगवान बिरसा पुरस्कार कौन शुरू किया है? तो दिल्ली एम्स और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने मिलकर किया, सिकल सेल एनीमिया को दवाओं को विकसित करने के लिए। ठीक है, ताकि उनको जो विकसित करेगा उनको पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? सद्गुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन फॉर ईयर्स पुरस्कार दिया गया। किसको? ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सद्गुरु, उनको मिला है। अगला 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं कौन? मारियो गेला हंगरिया को ब्राज़ील के जैव नाइट्रोजन के निर्धारण हेतु इनको पुरस्कार मिला। पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2025 के खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? तो मारिया जो हंगरिया याद किए थे, हंगरिया को मिला था। याद रखें, हंगरिया को मिला था 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार। आपके लिए आसान हो जाएगा। गांधीनगर में चले 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 में समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो गांधीनगर में चला था 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन, उसमें 17 श्रेणियों में भाग दिया गया था। सबसे पढ़ते हैं, सबसे टिकाऊ परिवहन किसका है? तो ये कोचिन का है, उसको पुरस्कार मिला है। और सबसे सार्वजनिक परिवहन किसका है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक जो परिवहन है कौन सा शहर का है? तो भुवनेश्वर का है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली किसका है? तो सूरत का है। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली किसका है? तो गांधीनगर को चुना गया है। और ठीक है, एशिया ये हो गया, खत्म नहीं था, कुल श्रेणी को दिया गया था। कोचिंग को किस श्रेणी मिला है? तो कोचिंग को मिला टिकाऊ के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन के लिए भुवनेश्वर को मिला है, और सूरत को मिला है कि सबश्रेष्ठ बुद्धिमत परिवहन यहाँ बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है परिवहन यहाँ का। और सबसे सुरक्षित कौन है? गांधीनगर को चुना गया है। अगर पढ़ते हैं कि
एशिया एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार स्टालिन तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, एशिया DARH लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मिला है। हाल ही में UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी को 2024 में नानसेन पुरस्कार में 5 महिलाओं को नवाजा है। ठीक है, 5 महिलाओं को नवाजा है। नॉनसेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मेला रिफ्यूजी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 5 महिलाओं को नवाजा है। इसमें से एक दीप्ति गुरुंज भी है, जिनका संबंध नेपाल से है। दीप्ति गुरुंज है, उनका संबंध नेपाल से है। ठीक है, अन्य का संबंध है जो ब्राज़ील से हैं, अलग अलग स्थानों से है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को पूर्व गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का लगातार दूसरा बार पुरस्कार दिया था इनको। ठीक है, अगला पढ़ते इस संस्था द्वारा 2024 के लिए भारतीय श्रेष्ठ बैंकर पुरस्कार SBI को दिया गया। उन्होंने भूकंप से बचने हेतु एक मॉडल बनाया था, इसीलिए दिया गया था कि इसको SBI को दिया गया था। किसे? सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार। बैंक का पुरस्कार कहेगा तो SBI को, अब बैंकर का पुरस्कार कहेगा तो शक्तिकांत दास को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। थोड़ा सा बच रहा है, फिर हो जाए खत्म पुरस्कार। अगला है कि UK में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार अभिनेता दारा सिंह खुराना को ने जीता है। UK में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारा सिंह खुराना ने जीता है। ठीक है, हाल ही में अलेक्जेंडर डन को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार मिला, क्योंकि अलेक्जेंडर डन को मिला है। अलेक्जेंडर डन को शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अलेक्जेंडर डन को। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा श्रीमती राजश्री बिरला को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट आवास दिया गया। किनको? श्रीमती जो बिरला हैं उनको 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। अगला है कि प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म जो निर्माता हैं विनोद बच्चन को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। किनको ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है? तो विनोद बच्चन को मिला है, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते सितंबर 2025 में तैराक प्रत्याशा रे को 22वें एकल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, सितंबर 2024 में भारतीय तैराक प्रत्याशा रे को 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो ये प्रत्याशा रे को चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 32 नंबर का एकलव्य पुरस्कार था, उसके लिए किसको चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को चुना गया है। एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार कौन देता है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भारत उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर का लगातार 6ठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड मिला है। ठीक है, लगातार 6ठी बार है जो राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड कौन जीता है? तो जीता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने जीता है। अगर पढ़ते हैं, हाल ही में भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न सम्मानित किया गया था। विज्ञान रत्न किनको दिया गया था? तो गोविंद राजन को दिया गया है। ठीक है, ये श्री पद्मनाभ विज्ञान रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं। तो गोविंद राज पद्मनाभन हैं, तो पहला व्यक्ति बने हैं विज्ञान रत्न पाने वाला व्यक्ति बने। कौन है? गोविंद राज पद्मनाभन। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड बिहार के आरा जिले के जो प्रख्यात प्रतीक को मिला। BBI क्वेश्चन है BPSC के लिए। ठीक है, पूछेगा कि प्रख्यात को कौन सा अवार्ड मिला है प्रख्यात प्रतीक को? तो UN का रोबोटिक्स एंड गुड यूथ चैलेंज इंडिया का अवार्ड जीता है प्रख्यात प्रतीक ने। ठीक है, उन्हें दिल्ली के भारत मंडपम में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक, गोबर शिपयार्ड लिमिटेड ने एक अधिकारी को नखिल बाधव को जनसंपर्क बढ़ावा देने के लिए महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है कि
प्रसिद्ध गणित शिक्षक तथा सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को यूएई सरकार द्वारा गोल्डन विजय प्रदान किया। इनको गोल्डन विजय दिया। ठीक है। इसरो का इतिहास एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए के पी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? इसरो के अध्यक्ष जो के सोमनाथन थे उनको के नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर देख लेते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 को विज्ञान भवन दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू द्वारा चुने गए विभिन्न श्रेणियों में 45 पुरस्कार को विजेताओं को सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य था पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन करना के लिए प्रोत्साहित करना था। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2024 में शामिल श्रेणियों में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत व जिला पंचायत के समग्र प्रदर्शन के आधार पर 9 पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा श्रेणी में कौन किसको दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की बात करें, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में कौन सा नंबर 1 रहा था मान्या चेवाड़ी जो सतारा जिला का महाराष्ट्र राज्य में, उनको मिला नंबर 1 पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत ग्राम पंचायत की श्रेणी में। और दूसरा नंबर पर था बेबीजिया डोभे बंगस्थई जो असम का है। ठीक है। जिला का नाम है नवागाम जिला। ठीक है। नवागाम जिला को मिला था। तीसरा था थालादार जो थालादार शिमला के में स्थित है, ये पंचायत है, इसको मिला है। सबसे में ग्राम पंचायत में कौन सा है? मान्या चेवाड़ी जो महाराष्ट्र के है। और दूसरा है बेबेजिया डोभे थंगईस जो असम का है। और तीसरा हिमाचल प्रदेश का है जो थानादार है। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? छतरपुर ब्लॉक हो जाएगा, गंजम जिला उड़ीसा में। और है अमरपुर जिला गोमती जिला में है। कहाँ? त्रिपुरा के राज्य में स्थित है ये अमरपुर। अगला है कि तीसरा है तिरोरा है जो महाराष्ट्र में। सबसे ब्लॉक में 3 गो है, छतरपुर, अमरपुर और तिरोरा सबसे ब्लॉक के कैटेगरी में आता है। श्रेष्ठ जिला की बात करें तो गोमती जिला जो त्रिपुरा के जिला है गोमती, और है कोरापुट जो उड़ीसा में पड़ता है, और उडुपी जिला है जो कर्नाटक में पड़ता है। जिला में 3 गो गोमती, कोरापुट और उडुपी को दिया गया है। फिर से चलते हैं सबश्रेष्ठ पंचायत की बात करेगा तो मान्या चेवाड़ी जिला महाराष्ट्र में हो जाएगा, जिला सतारा राज्य महाराष्ट्र में हो जाएगा। और दूसरा है जो ये बेबेजिया डोभे है जो कहाँ? असम जिला का है। और तीसरा इसमें माना है थानेदार जो शिमला हिमाचल प्रदेश का है। ये सबसे ग्राम पंचायत था। और ब्लॉक की बात करेंगे तो छतरपुर, अमरपुर और तिरोर हो जाएगा। सबसे जिला की बात करेंगे तो गोमती जो त्रिपुरा का जिला है। ठीक है। गोमती, कोरापुट और उडुपी जो कर्नाटक का जिला है, इसको मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आते हैं। गगनयान मिशन के बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रूज अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम घोषणा किया था। ठीक है। चयनित अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? प्रशांत बाला, कृष्णन नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला है। 4 के 4 याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। ये सभी भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एवं ग्रुप पद पर अभी आसीन है। ठीक है। ये गगनयान मिशन के बारे में देखते हैं। गगनयान मिशन में मानव युक्त, मानव रहित दोनों प्रकार का मिशन शामिल है इसमें। बिल्कुल दोनों प्रकार का शामिल मिशन है इसमें। गगनयान कार्यक्रम में अल्प अवधि में निम्न जो पृथ्वी कक्ष है लोअर अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यही दिखाया गया है कि इसमें यही किया जाएगा कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें मानव को उड़ा कर वहाँ भेजा जाएगा। ठीक है। और लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का नींव रखेगा उससे। ठीक है। गगनयान कार्यक्रम में कुल लागत कितनी है? तो 9,023 करोड़ लागत उसका है। ठीक है। गगनयान मिशन का भी यही क्वेश्चन है। गगनयान जो कार्यक्रम का कुल लागत कितना है? तो 9,023 करोड़ लागत है। अगला है कि पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन अंतरिक्ष अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी
की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत में शुरू होने वाला है। ठीक है, 24 के अंत में होने वाला है, इसे लिखा हो गया होगा उसका। तो गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। ठीक है, सभी मिशनों के लिए LVM रॉकेट 3 का उपयोग करेगा। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण, ठीक है, और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रूज मॉडल के विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता को आकलन करना है। ठीक है, चंद्रयान में देख लेते हैं चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा की संरचना का बेहतर ढंग से समझना और विज्ञान के अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा के सतह का उपलब्ध रासायनिक व प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि को वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए LVM-M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। LVM-M3 से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित मेजेस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 बजे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के जो अध्यक्ष हैं और पी मुथवेल जो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और मोहन कुमार जो मिशन डायरेक्टर थे। विशेषता क्या है इसका? इसमें 3 मॉडल लगा हुआ चंद्रयान 3 में। पोलपर्सन मॉडल है और लैंडर मॉडल है और रोवर मॉडल है। ठीक है, पोलपर्सन मॉडल है, यह रोवर और लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में 100 मीटर तक ले जाएगा। ठीक है, तथा इससे एक विशेष यंत्र जो सेप बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया? सेप। इसमें स्पेक्ट्रोपोलोरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ लगा हुआ, जो चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी के ध्रुवीय मापन के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। इससे चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। ठीक है, रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं, 4 पहिया नहीं 6 पहिए वाला रोवर है। ठीक है, अगला कि विक्रम लैंडर पर 4 गो, विक्रम जो लैंडर है उस पर 4 गो पेलोड लगा हुआ है। ठीक है, रंभा एगो है, STE, उसके बाद है इल्सा, उसके बाद है LRA, 4 गो क्या है उसमें पेलोड मैंने मशीन लगा हुआ है, 4 गो अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करने के लिए। अगला देख लेते हैं प्रज्ञान रोवर पर प्रज्ञान जो रोवर है उस पर 2 गो अथी लगा हुआ है पेलोड। देखिए, लेजर इंड्योरेंस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसको बोलते हैं लीवस, और दूसरा है कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXL लगा हुआ, 2 गो इस पर भी मशीन लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि लैंडिंग स्थान के आसपास के मौलिक संरचना प्राप्त करना। ठीक है, रोवर जो हो गया प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा एकत्रित करेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों पर चंद्रमा की सतह पर भारत के तिरंगा अशोक स्तंभ के निशान बनेगा उससे। ठीक है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र यानी 14 दिनों तक काम करेगा, एक चंद्र माह तक काम करेगा, 14 दिनों तक वहाँ काम करेगा ये। ठीक है, आए बिंदु की बात करते हैं तो भारतीय चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा पहला देश बन चुका है। ठीक है, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन चुका है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराने में चौथा देश बन चुका है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि चंद्रमा के जिस सतह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। जहाँ चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े हैं उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की है कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया था। नोट है चंद्रयान 1 के बारे में दिया है कि 22 अक्टूबर 2000 को इसको लॉन्च किया गया था। PSLV XL C11 से लॉन्च किया गया, C11 याद रखिएगा, C11 से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 है जो 22 जुलाई 2019 को PSLV इसको GSLV से लॉन्च किया गया। GSLV मार्क MK3 था, GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत एक ऑर्बिटल को
एक ऑर्बिटर में सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था। ठीक है, प्रवेश तो कर गया था ऑर्बिट में, लेकिन लैंडिंग कराने में क्रैश लैंडिंग हो गया था। अगला पढ़ते हैं आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो निगर शाहजी हैं। निगर शाहजी मिशन डायरेक्टर है। राजू SR वैसे बीजू SR हैं जो मिशन डायरेक्टर हैं। और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछेगा तो जगह निगर शाहजी है। सर के संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। यहाँ L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच में लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। ठीक है, L1 अंतरिक्ष का वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दोनों खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। वैसा स्थान है जहाँ पर संतुलित हो जाता है। ठीक है, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया था। 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। कौन सा? PSLV C कितना है? C57 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, C57 से लॉन्च किया गया था। अगला है कि आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगा हुआ एक L1 जो पॉइंट है उसके आसपास ही प्रभाव मंडल क्षेत्र में स्थापित किया गया, जहां पर सौर वायुमंडल और सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण व उसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ये ध्यातव्य हो कि पृथ्वी और सूर्य प्रणाली ऑर्बिटर में 4 लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज 1 2 3 4 5 गो है। ठीक है, लैग्रेंज के 5 पॉइंट है। इसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुइस लैग्रांज के नाम पर रखा गया। इटली के जो खगोल शास्त्री उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, लैग्रांज 1 2 3। ठीक है, आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड में है। ठीक है, जो सूर्य के विस्तार अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेगा और शेष जो 3 है प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापन करेगा। इस प्रकार से आदित्य L1 था। अगला पढ़ते हैं कि इसरो का महत्वपूर्ण मिशन कौन सा? जो उपग्रह और किस लॉन्च की तिथि या प्रक्षेपण यान कौन सा होगा, उसका अंत तथ्य क्या होगा, जो देखते हुए आगे बढ़ जाएगा वहीं से। अगला है कि ठीक है, यही देख लेते हैं कि EOS 09 को 18 मई 2025 को PSLV C61 से लॉन्च किया गया था। इसे तीसरे चरण के तकनीक समस्या आ गया, जिस कारण से मिशन पूरा नहीं हुआ था। मिशन विफल रह गया था। ये कौन सा? जो EOS 03 हुआ था 18 मई को, PSLV C61 जो मिशन असफल रह गया था। और NBS 02 ये 29 जनवरी 2025 को है GSLV F12F50 से लॉन्च किया गया था। यह इसरो का सोमाथी था। ये इसरो का मिशन था। कौन सा? NVS 01, जिसको GSLV F15 से लॉन्च किया गया था। GSLV F15 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 29 जनवरी को ही 2025 का पहला था। यही था 2025 का पहला कौन था? NVS 01। ठीक है, उसके बाद दूसरा था जो मई में लॉन्च किया गया था। अगला पढ़ते हैं कि स्पेडेक्स मिशन के बारे में, जो 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ये PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, जनवरी ये हो गया था। आगे पढ़ते हैं स्पेडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि 16 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को साथ जोड़ने के डॉकिंग प्रक्रिया के स्पेडेक्स सफल किया। डॉकिंग मतलब कि 2 उपग्रह है, इसको आपस में बहुत तेज़ से घूम रहा है, फिर भी इसको जोड़ना है आपस में, दोनों को एक कर देना है। डॉकिंग प्रक्रिया हो गया। इस मिशन के तहत डॉकिंग तकनीक में 2 उपग्रह कौन सा? SDE-01 जिसको चंद्र नाम दिया गया था, और SDE-02 जिसको टारगेट नाम दिया गया था, को एक दूसरे से जोड़ना था। कौन सा मिशन था उसके लिए? स्पेडेक्स मिशन, जो PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। अब आते हैं ESA प्रोबो मिशन। ठीक है, जो 5 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। PSLV C59 से लॉन्च किया गया था। प्रोबो C59 से लॉन्च किया गया था। C59 से लॉन्च किया गया था। अगला एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह
को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। जो ये प्रोबो मिशन है जो किसका ही यूरोपियन एजेंसी का है, लेकिन लॉन्च किया है इसरो ने। कौन सा यान से लॉन्च किया था? तो PSLV-C59 से लॉन्च किया था। ठीक है, अगला है कि EOS-08 मिशन जो 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। SSLV-D3 से लॉन्च किया गया था। EOS-08 मिशन का उद्देश्य है एक माइक्रो सैटेलाइट के डिजाइन व विकास करना व पेलोड उपकरणों का निर्माण करना तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीक का शामिल करना इसमें है, इसलिए लॉन्च किया EOS-08 मिशन। अगला पढ़ते हैं RLV-LEX-03 मिशन है जो 23 जून को 2024 को लॉन्च किया गया था। उसका यान कौन था? RLV था। कौन था? री लॉन्चेबल व्हीकल था। इसको इसरो ने RLEX-01 इसका नाम पुष्पक था। ठीक है, कुछ नहीं मैंने कि री लॉन्च व्हीकल है, मैंने कि लॉन्च करेगा, फिर लॉन्च करके फिर आके फिर से इसको फिर दोबारा वापस धरती पर आएगा, फिर लॉन्च किया जा सकता है। इससे आमतौर पर हमें सब क्या करते हैं कि लॉन्च करके उसको छोड़ देते हैं तो समाप्त होकर उधर गिर जाता है, कहीं जहाँ तहाँ पर बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसको जो पुष्पक नाम दिया गया है वो री लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, सफलतापूर्वक लैंडिंग कर्नाटक के दुर्ग चित्र में कराया गया था। इसको किसको? री लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम पुष्पक है, उसको कर्नाटक में के जो चित्रदुर्ग में इसको लैंडिंग सफलतापूर्वक करवाया गया था। अगला है कि यह LEX श्रेणी का तीसरा व अंतिम परीक्षण था। इससे पहले इसरो ने LEX-01 LEX-02 सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका था। अगला पढ़ते हैं कि RLV लैंडिंग प्रयोग। ठीक है, RLV लैंडिंग प्रयोग जो 22 मार्च 2024 को हुआ था। कौन से यान से? री लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, इसमें था वही 02 वाला को लॉन्च किया था, हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया था उसको, फिर स्वतः ही लैंडिंग करवाया गया था इसको। ठीक है, इस प्रकार से हो गया था। इनसैट 3D मिशन था 2024 में लॉन्च किया गया था। इसको GSLV-F14 से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था भू-स्थैनिक जो अथी है स्थानांतरित कक्षा है GOT में और इनसैट 3D मल्टीयोलॉजिकल उपग्रह को स्थापित करना था। ठीक है, इसको जगह पर इसको स्थापित करना था। ठीक है, अगला है एक्सपोसैट जो PSLV-C58 से लॉन्च किया गया था। इसका जो है कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉनो तारा के बारे में अध्ययन करना था, जानकारी जुटाना था। इसमें एक्सप्लोरर शटल उपग्रह या एक्सपोसैट उपग्रह के सीआर रिकॉर्डर से लॉन्च किया गया था। इतना याद रखना है कि काला लॉन्च किया गया था ये एक्सपोसैट, तो जो ब्लैक होल है न्यूट्रॉन तारा के अध्ययन करने के लॉन्च किया गया था। कौन से यान से लॉन्च किया गया था? C59 से लॉन्च किया गया था। फिर एक बार देख लेते हैं जल्दी में। तो EOS-09 है जो कौन सा यान से लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV-C51 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो मिशन सफल नहीं होता सफल हो गया था ये। अगला है कि NVS-02 GSLV-F12 से लॉन्च किया गया था। ये इसरो का 100वां मिशन था। अब स्पेडक्स के बारे में बातें हैं। 33 दिसंबर को PSLV-C60 यानी कि C17 से इसको लॉन्च किया गया था। C60 से लॉन्च किया गया था। और ये 16 जनवरी को जो भारतीय अंतरिक्ष में दो अच्छी जो उपग्रहों को आपस में जोड़ा गया था उसे स्पेडक्स कहा गया था। उसमें दो था, एक था कौन? चेंजर, एक था टारगेट, दोनों को जोड़ा गया था इसमें। अगला है कि जो प्रोबो 3 है वो PSLV-C69 से लॉन्च किया गया था। यूरोप का ये यान थी, यूरोप का ये उपग्रह था, लेकिन लॉन्च किया था इसरो ने इसको। अगला है कि EOS-08 मिशन जो SSLV-3 से लॉन्च किया गया था इसका। ठीक है, अगला है कि री लॉन्च व्हीकल LEX-003 इसको RLV मैंने कि री लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था इसको। बस इसे देख लेते हैं, इतना ही याद रखना है। अगला पढ़ते हैं इसरो के आगामी मिशन देखकर फिर ये लास्ट करेंगे। आगामी मिशन को देख लेते हैं कि आगामी मिशन कौन कौन सा है। जो तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक हम लोग बना लेंगे? तो ये 2035 तक बना लेंगे। ठीक है, टाइमलाइन है कि 28 से 35 तक बना लेना है। ठीक है, क्या होगा? एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा और यहाँ यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। एक छोटा सा हम सब क्या बनाना चाह रहे हैं?
जो अंतरिक्ष स्टेशन बनना चाह रहा है, तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर वहाँ पर आदमी रह सके 10-15 दिन तक, 15-20 दिन तक रहे। ठीक है, चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा कहाँ लगे 2028 में, जो चंद्रमा के कक्षा के नमूने को लेकर पृथ्वी पर पहुँचाना है इसको। ठीक है, अभी जाएगा चंद्रयान 4, वहाँ से उठाएगा मिट्टी उट्टी नमूना उठा करके फिर पृथ्वी पर वापस आएगा ये। गगनयान 4 है, जो गगनयान 2 है, जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें मानव रहित अंतरिक्ष यान होगा। ठीक है, इसमें मानव नहीं होगा। ठीक है, बिना मानव के अंतरिक्ष यान होगा ये। और निसार की बात करें 2025 में लॉन्च हो चुका है। ये नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये। गगनयान 3 की बात करें तो ये 2027 में लॉन्च होगा गगनयान 3। इसमें 3 सदस्यीय चालक दल में से 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में भेजे जाएंगे। ठीक है, जो गगनयान 3 होगा उसमें मानव भेजा जाएगा। उसमें 3 सदस्य होंगे, 3 दिन तक रहेंगे और 400 किलोमीटर ऊपर रहेंगे। कब तक? 2027 तक इसको भेजा जाएगा। कौन सा? गगनयान 3 को। शुक्रयान 1 की बात करें तो ये 2028 तक शुक्र ग्रह को ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अगला है कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स मिशन है, जो 2027-28 में इस इसरो और जापान दोनों मिलकर इस पर करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर सहयोग से इसको मिशन को लॉन्च करेगा। अगला है कि मंगलयान 2 है, जो 2026 में तक लॉन्च हो जाएगा। मंगल के ग्रह का अध्ययन व ऑर्बिट व लैंडर व रोवर भेजेगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से कौन हो गया? मंगलयान 2 2026 तक जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर मनुष्य भेजने का लक्ष्य इसरो 2040 तक रखा गया। 2040 में हम लोग चंद्रमा पर आदमी को भेज देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं फर्स्ट रिवीजन के तौर पर। चलिए फर्स्ट रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पहला कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे 2035 तक, चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे 2028 तक, गगनयान 2 लॉन्च करेंगे 2025 तक, और निसार को 2025 में लॉन्च कर दिया गया है। और गगनयान 3 2027 तक लॉन्च होगा, शुक्रयान 2028 तक लॉन्च होगा, और ध्रुवीय अन्वेषण जो लुपेक्स है 2028-27 तक लॉन्च किया जाएगा, और मंगलयान 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2040 में है कि मानव को उतार देना है कहाँ? चंद्रमा की सतह पर। इस प्रकार से हम सब 23 चैप्टर तक पढ़ लिए। अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।